Hello everyone, welcome back to our channel Pedagogy Station, a one-stop solution to all your pedagogy problems. And I am your mentor Shruti and you can read more about me from this slide. सो स्टूडेंट्स, आज की ये हमारी थर्ड वीडियो है पेडागॉजी सीरीज़ की और पिछली दोनों वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया गया है। साथ ही अगर आपको मेरी वीडियो पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। So let's start today's video and our chapter number 3 that is behavior. So students, अभी तक हमने साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा है और साइकोलॉजी कहती है कि इट इज़ द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ लिविंग क्रिएचर्स। सो स्टूडेंट्स, हमने ये तो जान लिया कि साइकोलॉजी स्टडी करता है लिविंग क्रिएचर्स के बिहेवियर को, लेकिन एक्चुअल में वो बिहेवियर होता क्या है उसी को हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। सो सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज़ बिहेवियर। सो फर्स्ट पॉइंट सेज an organism's external reactions to its environment is called behavior. कोई भी ऑर्गेनिज्म किस तरह का रिएक्शन देता है अपने एनवायरनमेंट में, वही बिहेवियर कहलाता है। एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि एक छोटा बच्चा है, वो पार्क में खेलने के लिए गया है, लेकिन उसने देखा कि पीछे से एक बहुत तेज़ स्पीड में कुत्ता उसकी तरफ दौड़ते हुए आ रहा है। तो जैसे ही उस बच्चे ने उस कुत्ते को देखा तो वो बच्चा भी दौड़ के यहाँ वहाँ छुपने की कोशिश करने लगा। तो ये जो उस बच्चे ने भाग के और छुपने की कोशिश का रिएक्शन दिया, यही उस बच्चे का बिहेवियर था। तो हम कह सकते हैं कि बिहेवियर तभी आता है जब हमारे पीछे कोई ना कोई स्टिमुलस होता है। तो एक एक्सटर्नल रिएक्शन जो कि हमारे आसपास के बाकी लोग हमें ऑब्ज़र्व करके पता लगा सकें कि हमने क्या रिएक्शन दिया है, उसी एक्सटर्नल रिएक्शन को बिहेवियर कहते हैं। आगे देख लेते हैं। इट कंसर्न्स विद ऑल द सेगमेंट्स ऑफ ह्यूमन माइंड, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। सो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि साइकोलॉजी भी इन्हीं तीनों स्टेट ऑफ माइंड को स्टडी करती है। सो इसका मतलब है कि बिहेवियर जो देंगे वो इन्हीं तीन स्टेट ऑफ माइंड में ही देंगे, जो कि कॉन्शियस है मतलब जब एक इंसान पूरे होश में होता है, सबकॉन्शियस जब एक इंसान पूरे होश में नहीं होता है, एंड अनकॉन्शियस जब वो बिल्कुल भी होश में नहीं होता है। तो ये तीनों स्टेट ऑफ माइंड जो है बिहेवियर में हम लोग स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इज़ इट इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ दैट इज़ कॉग्निटिव। तो जितने भी हमारी लाइफ की एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब भी बिहेवियर में इंक्लूडेड हैं। जैसे कि अगर हम कहें कॉग्निटिव, तो कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ होती हैं हमारी मोटर एक्टिविटीज़, जैसे कि हम रन कर रहे हैं या जंप कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, वो सब तरह की मोटर एक्टिविटीज़ हमारे बिहेवियर में इंक्लूडेड हैं। नेक्स्ट इज़ कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ दैट इज़ मेंटल एक्टिविटीज़, कि जो हमारा दिमाग से हम लोग काम करते हैं, जैसे हम थिंकिंग कर रहे हैं या हम इमेजिनिंग कर रहे हैं या हम रीजनिंग कर रहे हैं, तो ये सब हमारी कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ हैं। लास्ट हमारी अफेक्टिव एक्टिविटीज़, यानी कि जो हमारी फीलिंग्स हैं, जैसे अगर हम खुश हैं या हम उदास हैं या हम गुस्से में हैं, तो ये सब भी हमारे रिएक्शन की फॉर्म में आते हैं। कि अगर हम खुश होते हैं तो हम उछलते घूमते हैं, अगर हम उदास होते हैं तो मुंह लटका के हम लोग बैठ जाते हैं, तो वो भी हमारा बिहेवियर है। तो हम कह सकते हैं कि कॉग्निटिव, कॉग्निटिव और अफेक्टिव तीनों तरह की, यानी कि हर तरह की एक्टिविटी हमारे बिहेवियर में इंक्लूडेड होती हैं। लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। इट इंक्लूड्स बिहेवियर ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स। स्टूडेंट्स, हमने साइकोलॉजी में पढ़ा था कि साइकोलॉजी दुनिया की हर लिविंग क्रिएचर के बिहेवियर को स्टडी करता है। सो बहुत ऑब्वियस सी बात है, ऑटोमेटिकली बिहेवियर भी हर लिविंग क्रिएचर के बिहेवियर में ही काउंट किया जाता है। सो जो हमारा बिहेवियर है इसमें सब तरह के लिविंग क्रिएचर्स को इंक्लूड किया गया है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, बर्ड्स, एनिमल्स, प्लांट्स एट्सेट्रा। सो अब आगे देख लेते हैं स्टूडेंट्स, मेथड्स ऑफ स्टडिंग बिहेवियर। अब हम लोग कोई ना कोई बिहेवियर तो शो करते हैं, लेकिन उस बिहेवियर को हम समझते कैसे हैं या कैसे हम पढ़ पाते हैं कि ये बिहेवियर इस इंसान ने इस टाइम पे शो किया। तो उस बिहेवियर को स्टडी करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स बनाए गए हैं। अब उन मेथड्स को एक एक करके हम लोग पढ़ लेंगे। सो फर्स्ट लेट्स सी, देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ स्टडिंग बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स।
बहुत सारे मेथड्स होते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए। अगर हम बिल्कुल अपनी जनरल लाइफ की बात करें तो ऑब्जर्वेशन मेथड जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जैसे कि अम, एक एग्जांपल लेते हैं। एक रूम में एक मदर और डॉटर बैठे हुए हैं और उसकी जो डॉटर है वो बहुत ज़्यादा उदास है और वो बहुत मतलब मुंह लटका के बैठी हुई है। तो उसकी मदर ने उसको ऑब्ज़र्व किया कि आज ये मुंह लटका के बैठी हुई है। तो वो जो उस लड़की का सैड रिएक्शन है, वो उसका बिहेवियर है, उसके बिहेवियर को उसकी मदर ने समझा कि आज मेरी बेटी जो है वो उदास है। किस मेथड से समझा? कि उन्होंने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया। तो इसी तरह के और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिनसे कि हम बिहेवियर को स्टडी कर सकते हैं। सो कुछ मेथड्स के बारे में हम लोग देख लेंगे। फर्स्ट इज़ ऑब्जर्वेशन मेथड, सेकेंड इज़ सर्वे मेथड। और सर्वे मेथड जो है वो दो टेक्निक्स की हेल्प से किया जाता है, एक है इंटरव्यू टेक्निक और एक है क्वेश्चन टेक्निक। थर्ड इज़ केस स्टडी मेथड, फोर्थ इज़ सोशियोमेट्रिक मेथड एंड फिफ्थ इज़ क्लिनिकल मेथड। सो अब देख लेते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट हम आते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड पे। सो ऑब्जर्वेशन मेथड क्या कहता है? इट इज़ अ परसेप्शन ऑफ एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर बाय अनदर इंडिविजुअल। कि एक इंडिविजुअल, कोई भी एक इंसान कोई बिहेवियर शो कर रहा है तो दूसरा इंसान उसके बिहेवियर को पढ़कर एक परसेप्शन बना लेता है अपने माइंड में। यानी कि एक अपने माइंड में उसके बिहेवियर को देखकर एक उस पर थॉट प्रोसेस उस दूसरे इंसान के माइंड में स्टार्ट हो जाता है। एंड देन इंटरप्रेटिंग एंड एनालाइजिंग द परसीव्ड बिहेवियर। और फिर जो उस दूसरे इंसान ने उस पहले वाले इंसान का बिहेवियर ऑब्जर्व किया और अपने माइंड में कोई थॉट्स लाए, उन थॉट्स को फिर इंटरप्रेट किया जाता है। उसके बाद उनको एनालाइज किया जाता है ताकि उस पहले वाले इंसान का बिहेवियर समझ सकें। जैसे कि हमने मदर और डॉटर का एग्जाम्पल लिया था कि डॉटर का बिहेवियर था कि उसका मुंह लटका हुआ था और वो बहुत उदास बैठी थी। तो मदर ने उसको ऑब्ज़र्व किया। ऑब्ज़र्व कैसे किया? कि उसका उसका जो फेस था या उसका जो बिहेवियर था या उसका जो रिएक्शन था, वो उसकी माँ को आज कुछ अलग लगा। तो उसकी माँ ने अपनी बेटी का बिहेवियर ऑब्ज़र्व किया। जैसे ही उसकी माँ ने बेटी का ऑब्ज़र्व किया बिहेवियर, तो उस माँ के दिमाग में थॉट्स आने लगे कि आज ये ऐसा क्यों रिएक्ट कर रही है, ऐसा क्या हुआ है कि इसका मुंह लटका हुआ है, तो कुछ ना कुछ बात है। तो फिर उसकी माँ ने अपने माइंड में इंटरप्रेट करना शुरू कर दिया और लास्ट में एनालिसिस किया कि इसके साथ कुछ गड़बड़ हुई है, इसीलिए आज ये उदास बैठी है। तो ऐसे ही ऑब्जर्वेशन मेथड वर्क करता है कि किसी एक इंसान के बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करके दूसरा इंसान अपने माइंड में थॉट प्रोसेस को स्टार्ट करता है, उसके बिहेवियर को इंटरप्रेट करता है और फिर एंड में एनालाइज करता है कि उसका बिहेवियर ऐसा क्यों है। नेक्स्ट देख लेते हैं। वी कैन इन्फर एन इंडिविजुअल्स मेंटल प्रोसेसेस बाय ऑब्जर्विंग हिज और हर एक्सटर्नल बिहेवियर। कि हम एक इंसान के उसके दिमाग में क्या चल रहा है उसको हम लोग समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? उस इंसान का जो एक्सटर्नल बिहेवियर है उसको ऑब्जर्व करके समझ सकते हैं। इट मेक्स यूज़ ऑफ द सेंस ऑर्गन्स टू ऑब्जर्व समवंस बिहेवियर। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन भी आया है कि ऑब्जर्वेशन मेथड जो होता है उसमें किस चीज़ का यूज़ सबसे ज़्यादा होता है किसी भी इंसान के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए। सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि ऑब्जर्वेशन मेथड में हम अपने सेंस ऑर्गन्स का यूज़ करते हैं किसी इंसान के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम देख लेते हैं कि ऑब्जर्वेशन मेथड को हम लोग कैसे आगे किस किस वे में हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं। सो फर्स्ट इज़ फॉर्मल ऑब्जर्वेशन, सेकेंड इज़ इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन, थर्ड इज़ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एंड फोर्थ इज़ नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। तो सबके बारे में एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट कहता है फॉर्मल ऑब्जर्वेशन कि प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन टू द इंडिविजुअल और इंडिविजुअल्स टू बी ऑब्जर्व्ड अबाउट पर्पज़ एंड नेचर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो फॉर्मल ऑब्जर्वेशन में एक्चुअली होता क्या है कि जो इंसान या कुछ लोग हमने ऑब्ज़र्व करने हैं उनको पहले ही इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है कि इस दिन इस टाइम पे तुम्हारा ऑब्जर्वेशन होगा।
फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं कि हम आने वाले टाइम में टीचर्स बनने वाले हैं, तो हम लोगों ने सबने टीचिंग प्रैक्टिस की होगी। तो हम टीचिंग प्रैक्टिस के टाइम पर हमें बता दिया जाता था कि इस डेट को आप लोगों का ऑब्जर्वेशन होगा, आप लोगों की जो भी लेसन डिलीवरी होगी उसका ऑब्जर्वेशन होगा। तो वो एक तरह से फॉर्मल ऑब्जर्वेशन हुई। क्यों? क्योंकि हमें ऑलरेडी बता दिया जाता था कि इस डेट को इस टाइम पे आपका ऑब्जर्वेशन होगा। तो हम पहले से प्रिपेयर कर लेते थे अपने लेसन को, क्योंकि हमें पता होता था कि हमारी ऑब्जर्वेशन होनी है। तो वो एक तरह का फॉर्मल ऑब्जर्वेशन है। तो हम कह सकते हैं कि फॉर्मल ऑब्जर्वेशन में पहले ही जिस इंसान को हमने ऑब्ज़र्व करना है उसको बता दिया जाता है कि ऑब्जर्वेशन क्यों होनी है। नेक्स्ट, डेट टाइम एंड प्लेस ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि किस दिन किस जगह पे किस टाइम पे ऑब्जर्वेशन होनी है। नेक्स्ट, नेम एंड इंट्रोडक्शन ऑफ ऑब्जर्वर, और जो ऑब्जर्वर आएगा उसका नेम बता दिया जाता है, उसके बारे में भी बता दिया जाता है। एंड लास्ट, नेसेसरी प्रिपरेशंस नीडेड ऑन पार्ट ऑफ द पर्सन टू बी ऑब्जर्व्ड, कि जो इंसान को ऑब्ज़र्व करना है उस इंसान को पहले ही बता दिया जाता है कि आप अपने लिए कुछ प्रिपरेशंस कर लो, क्योंकि इस दिन आपकी ऑब्जर्वेशन होनी है। सो स्टूडेंट्स, ये एक फॉर्मल ऑब्जर्वेशन होती है जिसमें कि पहले से ही जिस इंसान का ऑब्जर्वेशन करना है उसको हर एक डिटेल पहले ही बता दी जाती है। सो एक तरीके से देखें तो ये कोई ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होती है, क्योंकि इसमें एक रियल बिहेवियर, एक नेचुरल बिहेवियर इंसान का निकल के नहीं आता है, क्योंकि उस इंसान को ऑलरेडी पता होता है कि उसको ऑब्ज़र्व किया जा रहा है। सो ये इतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होता है। सो स्टूडेंट्स, देख लेते हैं। Such observation doesn't prove to be helpful since the behavior exhibited by the person to be observed is not natural. The individual may show fake behavior, क्योंकि उसको ऑलरेडी पता है कि उसको ऑब्ज़र्व किया जा रहा है, तो वो कभी भी अपना नेचुरल बिहेवियर नहीं दिखाएगा, वो अपने आप को एक अच्छा ही प्रूव करने की कोशिश करेगा। तो वो जनरली पाया गया कि वो फेक बिहेवियर ही शो किया है। सो नेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट्स, इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट, इट इज़ कैरिड आउट इन स्पॉन्टेनियस एंड नेचुरल वे। अब जो इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन है स्टूडेंट्स, वो सडनली किया जाता है, उसके बारे में कोई पहले से इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है, और एक नेचुरल वे में और सडनली ऑब्ज़र्व किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, डेली एक टीचर जो है वो अपनी क्लास में जाता है, और उसकी क्लास में कुछ कुछ वीक स्टूडेंट्स होते हैं, और कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो थोड़ा हटके होते हैं, या मतलब नॉर्मल बिहेवियर से थोड़ा अलग बिहेवियर शो करते हैं। तो अब वो जो बच्चे होते हैं उनको ये तो पता है कि डेली हमारी टीचर आ रही है, लेकिन वो टीचर उन जो वो डिफरेंट बिहेवियर शो करने वाले बच्चे हैं उनको एक नेचुरल क्लासरूम एनवायरनमेंट है उसमें वो उन बच्चों को ऑब्ज़र्व करती है। तो हम कह सकते हैं वो भी एक तरह का इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि बच्चे को नहीं पता कि उसकी टीचर उसके इस बिहेवियर को ऑब्ज़र्व कर रही है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वो इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन है। तो ये स्पॉन्टेनियस होता है, सडनली होता है, और एक नेचुरल वे में किया जाता है। नो प्रायर इन्फॉर्मेशन लाइक टाइम, प्लेस एंड पर्पस एट्सेट्रा इज़ गिवन टू द इंडिविजुअल और इंडिविजुअल्स, कि जिसको हमने ऑब्ज़र्व करना है उसको पहले से डेट, टाइम या प्लेस के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है, सडनली उसका ऑब्जर्वेशन किया जाता है। थर्ड इज़, हेंस द इंडिविजुअल्स आर कॉट अनअवेयर डूइंग देयर एक्टिविटीज़ नेचुरली। तो ऐसे करने से क्या होता है कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो उनको पता नहीं होता कि उनका ऑब्जर्वेशन हो रहा है, तो वो उनके नेचुरल जो उनकी एक्टिविटीज़ है या नेचुरल बिहेवियर में ही उनको ऑब्जर्व कर लिया जाता है। लास्ट इज, इन दिस टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन वी मे गेट रियल पिक्चर ऑफ अ पर्सनस बिहेवियर। इस तरह के जो ऑब्जर्वेशन है उसमें हमें उसके रियल बिहेवियर के बारे में पता चलता है, क्योंकि जिसका ऑब्जर्वेशन हो रहा है उसको पता ही नहीं होता है कि उसका ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है। सो ये हमारा इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। Observer observes the behavior of individuals by joining them as associate or participant in any of their activities. तो इसमें क्या किया जाता है कि जो ऑब्जर्वर होता है वो जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं या जिनको ऑब्जर्व करना है उनके साथ ही कोई एक एक्टिविटी के थ्रू उनके साथ ही उनका एक कोमेट बन जाता है, या हम कह सकते हैं एक पार्टिसिपेंट बन जाता है, और
किसी भी एक एक्टिविटी में ऑब्जर्वर भी इन्वॉल्व हो जाता है और जिसको ऑब्जर्व करना है वो भी इन्वॉल्व होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये भी इतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जिसको ऑब्जर्व करना है उसके माइंड में कहीं ना कहीं ये थॉट रहता है कि वो हमारे साथ है, तो हम कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा ना करें कि हम उसकी नज़रों में आए। तो ये भी इतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो ऑब्जर्वर है वो भी जिसको ऑब्जर्व करना है उसके साथ ही इन्वॉल्व होता है। सो सेकेंड पॉइंट इसका देख लेते हैं। इट इज़ ऑल्सो नॉट सो हेल्पफुल सिंस द प्रेजेंस ऑफ एन ऑब्जर्वर में ऑब्स्ट्रक्ट नेचुरल बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल, क्योंकि उसके जो जिसको ऑब्जर्व करना है उसके माइंड में कहीं ना कहीं होता है कि हमारे साथ कोई टीचर या कोई ऑब्जर्वर हमारे साथ है, तो वो अपना नेचुरल बिहेवियर नहीं शो करता है। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट्स। फोर्थ इज़ नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। Observation is done in such a way that the individual may not have an idea that his or her behavior is being observed. ये फिर से हम कह सकते हैं एक तरह से इनफॉर्मल ही है, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंट वे में होता है। इसमें जिसको ऑब्जर्व करना है उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है कि उसका बिहेवियर जो है वो ऑब्जर्व किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। Observer places himself in such a place that he can see and hear the individual, but the individual can't see the observer. इसमें ऐसे होता है कि ऑब्जर्वर अपने आप को एक ऐसी जगह में छुपा के रखता है जहाँ पर ऑब्जर्वर तो जिसको ऑब्जर्व करना है उसको देख पाता है, लेकिन जिसकी ऑब्जर्वेशन हो रही है वो ऑब्जर्वर को नहीं देख पाता है। लेकिन अगर हम इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन की बात करें तो उसमें ऑब्जर्वर और द इंडिविजुअल दोनों आपस में एक दूसरे को देख पाते हैं, लेकिन इंडिविजुअल को पता नहीं होता कि उसका बिहेवियर ऑब्जर्व हो पा रहा है। लेकिन नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि ऑब्जर्वर इंडिविजुअल को नहीं दिखता, लेकिन ऑब्जर्वर को इंडिविजुअल दिख रहा होता है जिसका कि बिहेवियर ऑब्जर्व करना है। थर्ड इज मॉडर्न इक्विपमेंट्स लाइक कैमराज, ऑडियो रिकॉर्डर एट्सेट्रा कैन ऑल्सो बी यूज्ड। सो ये एक तरह से इसमें एडिशन किया जाता है कि अगर चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो कि एक इंसान के बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के लिए आप कैमरास का यूज़ कर सकते हो या ऑडियो रिकॉर्डर का यूज़ कर सकते हो। लास्ट इज़ मोस्ट हेल्पफुल टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन सिंस इट कैप्चर्स द नेचुरल बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स। सबसे ज़्यादा हेल्पफुल पाया गया है ये, क्योंकि जिसको ऑब्ज़र्व किया जा रहा है उसको कोई आइडिया नहीं होता कि उसको कोई ऑब्ज़र्व कर रहा है। तो बिल्कुल जो नेचुरल बिहेवियर होता है एक इंसान का वो नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में ऑब्ज़र्व किया जाता है। सो इट इज़ द मोस्ट हेल्पफुल टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट लेट्स सी मेरिट्स। स्टडीज़ बिहेवियर इन नेचुरल फॉर्म। तो एक इंसान के बिहेवियर को नेचुरल फॉर्म में स्टडी करने के लिए ऑब्जर्वेशन की जाती है। नेक्स्ट है स्टडीज़ द बिहेवियर इन प्रेजेंट टाइम सो द इंडिविजुअल नीड नॉट वरी अबाउट हिज पास्ट एक्सपीरियंसेस। सो यहाँ पर जो है वो प्रेजेंट टाइम में ऑब्जर्वेशन की जा रही है। अगर उसने अपने पुराने टाइम में कोई गलत काम किया है तो उसका आज के टाइम से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि उस इंसान की ऑब्जर्वेशन प्रेजेंट टाइम में ही की जा रही है कि उस टाइम पे वो किस तरह का बिहेवियर शो कर रहा है। थर्ड इज़ इट इज़ एन इकोनॉमिकल मेथड इन टर्म्स ऑफ मनी, टाइम एंड लेबर, क्योंकि इसमें ना हमें किसी तरह के इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, ना हमें कोई स्पेसिफिक टाइम की ज़रूरत होती है। किसी भी टाइम पे हमारे अकॉर्डिंग जब भी हमें फिजिबल हो हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। लास्ट इज़ वी कैन स्टडी द बिहेवियर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स बाय और ऑब्जर्वेशन। हर एक लिविंग क्रिएचर का हम बिहेवियर स्टडी कर सकते हैं ऑब्जर्वेशन से, चाहे वो एनिमल हो या प्लांट हो या ह्यूमन हो, किसी का भी हो हम सबका कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डीमेरिट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट इज लैक ऑफ ट्रेन्ड ऑब्जर्वर्स। सी स्टूडेंट्स, ऑब्जर्वेशन करने के लिए एक इंसान का परफेक्टली ट्रेंड होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसको पता होना चाहिए कि वो किस पर्पस के लिए ऑब्जर्वेशन कर रहा है या क्या उसने ऑब्जर्व करना है। तो देखा गया है कि इस तरह के ऑब्जर्वर बहुत रेयर पाए गए हैं कि जो कि बिल्कुल परफेक्टली ट्रेंड होते हैं। नेक्स्ट इज़ पार्शियल एंड रिवेंजफुल एटीट्यूड ऑफ ऑब्जर्वर। कई बार क्या होता है कि जो ऑब्जर्वर होता है वो जिस इंसान को ऑब्जर्व कर रहा है उसके साथ हो सकता है पहले कोई इस तरह के ग्रजेस हों या इस तरह का उनका रिलेशन हो कि जो कि अच्छा ना हो, तो वो बदला लेने के चक्कर में क्या करता है कि अपना पार्शियल या रिवेंजफुल एटीट्यूड जो है ऑब्जर्वर वो शो करता है, और शायद
वो उसका नेचुरल बिहेवियर ऑब्जर्व करने के बाद भी उसकी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव ही दे, ऐसा भी हो सकता है। थर्ड इज़ लैक ऑफ रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि अगर वो फॉर्मल ऑब्जर्वेशन है या पार्टिसिपेंट है तो उसमें जो इंडिविजुअल है वो अपना नेचुरल बिहेवियर नहीं शो करेगा, क्योंकि उसको पता होता है कि कहीं ना कहीं ऑब्जर्वर उसके साथ है। तो वो लैक ऑफ रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी इसकी डीमेरिट में काउंट हो जाती है। फोर्थ इज़ डिफ़िकल्टी इन रिकॉर्डिंग द ऑब्जर्व डेटा, कि जो हमने डेटा को ऑब्जर्व करना है वो उसको रिकॉर्ड हम उसको ढंग से नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि बिहेवियर एक कॉन्टिन्यूस वे में चलता है, तो या तो हम उसको ऑब्जर्व कर पाते हैं या एक टाइम पे हम डेटा ही लिख पाते हैं। तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है किसी के डेटा को रिकॉर्ड करना, किसी के बिहेवियर को रिकॉर्ड करना। लास्ट इज़ टोटल बिहेवियर रिमेन्स अनएक्सप्लोर्ड, क्योंकि जो जिसको ऑब्जर्व करना है हमने वो एक सिचुएशन पे एक ही तरह का बिहेवियर शो करेगा, लेकिन किसी दूसरी सिचुएशन में वो किसी दूसरे टाइप का बिहेवियर शो करेगा। लेकिन हम तो उसका उस एक सिचुएशन के टाइम पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उसका जो टोटल बिहेवियर है वो अनएक्सप्लोर्ड रह जाता है। सो दीज वर सम ऑफ द डीमेरिट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। आगे देखते हैं स्टूडेंट सर्वे मेथड। It is mainly done to study the important aspects of a particular behavior or characteristics related to a group. So students, इसमें हम लोग एक ग्रुप को स्टडी करते हैं। हो सकता है वो कोई कल्चरल ग्रुप हो, या हो सकता है वो एक कम्युनिटी हो, या हो सकता है कि वो कोई एरिया, एक लिमिटेड एरिया है उसमें जो इंसान रह रहे हैं वो हो। तो स्टूडेंट्स, इसमें ग्रुप ऑफ पीपल को स्टडी किया जाता है। सो नेक्स्ट देख लेते हैं, वी कैन स्टडी द इंटरेस्ट्स, एप्टीट्यूड्स, एटीट्यूड्स, हैबिट्स एट्सेट्रा ऑफ अ ग्रुप, कि एक ग्रुप की क्या इंटरेस्ट्स हैं। अब हम कह सकते हैं कि अगर हम एक कोई स्पोर्ट्स के स्टूडेंट्स का ग्रुप को अगर हम उनका सर्वे करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि उनके माइंड में उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में होता है, सिर्फ स्पोर्ट्स में। तो हमने स्पोर्ट्स के स्टूडेंट्स का सर्वे किया तो उसमें उनका इंटरेस्ट पाया गया कि उनका इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में। उनका एटीट्यूड क्या है, कि उनका जो एटीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा हम लोग कह सकते हैं कि खेल कूद करने का एटीट्यूड है, उछल कूद करने का एटीट्यूड है, यहाँ से वहाँ दौड़ते भागते रहने का, इस टाइप का उनका एटीट्यूड है। सो स्टूडेंट्स, इसी तरीके से हम सर्वे मेथड में ग्रुप को स्टडी करते हैं। हो सकता है कि वो कोई कम्युनिटी हो सकता है कि वो सपोज़ करते हैं हम कि राजस्थान की हम कालबेलिया जो ट्राइब होती है उनको अगर हम स्टडी करें, तो इस तरह से एक ग्रुप को स्टडी किया जाता है सर्वे मेथड में। Therefore, we can say a method of extensive study involving all the members of a population or its representatives to derive the desired information for realization of the objectives of the study is called survey. तो हमने ये देखा कि a method of extensive study, कि इसमें लगभग हर तरह की चीज़ों को स्टडी किया जाता है एक पॉपुलेशन की या एक ग्रुप की, और इट्स रिप्रेजेंटेटिव्स टू डिराइव, एक या तो हम पॉपुलेशन के बीच में जाके हर एक इंसान से मिले, या उस पॉपुलेशन का कोई एक रिप्रेजेंटेटिव है उसके थ्रू हम उस पूरी पॉपुलेशन के बारे में हम जान सकते हैं, उस ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं। तो वो हमारा सर्वे मेथड करता है। तो हमने देखा कि ये ग्रुप ऑफ पीपल के साथ डील करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब सर्वे मेथड को कंडक्ट करने की हमने पहले भी पढ़ी थी कि दो टेक्निक्स होती हैं, क्वेश्चनएयर टेक्निक होती है और एक इंटरव्यू टेक्निक होती है। अब इन दोनों के बारे में हम आगे पढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट हमारी है क्वेश्चनएयर टेक्निक। तो क्वेश्चनएयर टेक्निक में क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इट इज़ अ डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट विथ सम सिस्टमैटिकली प्लान्ड क्वेश्चंस इन द शेप ऑफ अ फॉर्म वेयर द रिस्पॉन्डेंट्स हैव टू फिल इन देयर आंसर्स। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स की एक फॉर्म टाइप का फॉर्मेट होता है जिसमें कि डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं, और वो जो क्वेश्चन पेपर है या वो फॉर्म होता है वो पॉपुलेशन में बांट दिया जाता है, और उस जो पॉपुलेशन में वो फॉर्म बांटा गया है उन लोगों को कहा जाता है कि ये डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, इनको पढ़ते जाओ और अपने आंसर्स आप लोग इसमें फिल करते जाओ। और जब वो लोग आंसर्स फिल कर लेते हैं तो उसके बाद वो जो क्वेश्चनएयर है या वो जो फॉर्म उनको दिया गया था वो वापस ले लिया जाता है, और उसमें जो हमारे आंसर्स उन लोगों ने भरे हैं उनको एनालाइज किया जाता है।
नेक्स्ट देख लेते हैं, दीज आर जनरली पेपर एंड पेंसिल इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये क्वेश्चनर जो होता है वो जनरली पेपर एंड पेन इंस्ट्रूमेंट होता है। क्यों? क्योंकि एक पेपर की फॉर्म में उनको वो पॉपुलेशन को वो फॉर्म दिया जाता है और विद द हेल्प ऑफ पेंसिल या पेन जो लोग हैं उस पॉपुलेशन के वो अपने आंसर्स को फिल करते हैं। अब आगे देख लेते हैं स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ सर्वेज यूजिंग क्वेश्चनर। किस किस तरह के क्वेश्चनर्स होते हैं या किस किस तरह के सर्वे हैं जो कि हम क्वेश्चनर्स की मदद से करते हैं। फर्स्ट इज़ मेल सर्वे। तो मेल सर्वे में क्या किया जाता है स्टूडेंट्स कि एक ग्रुप ऑफ पीपल को एक ही टाइम पे मेल के थ्रू उनको क्वेश्चनर सेंड किया जाता है। उनकी जो ईमेल आईडीज़ होती हैं उन पे उनको मेल सेंड किया जाता है जिसमें कि क्वेश्चनर होता है और लोगों से रिस्पॉन्स मांगा जाता है। तो ये हमारा मेल सर्वे है स्टूडेंट्स। द क्वेश्चनर इज सेंट वाया मेल टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम। सेकेंड देख लेते हैं, ग्रुप एडमिनिस्टर्ड सर्वे। अ नंबर ऑफ रिस्पॉन्डेंट्स आर ब्रॉट टुगेदर एंड आस्क्ड टू रिस्पॉन्ड टू अ स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चंस। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स कि एक जगह के कुछ लोगों को एक साथ इकट्ठा एक जगह पर बिठा लिया जाता है और फिर उसके बाद उनको वो क्वेश्चनर दे दिया जाता है या ओरली उनसे वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आंसर्स को कलेक्ट किया जाता है। तो ये जो है इसमें एक प्लेस फिक्स की जाती है जहाँ पर लोगों को बुलाकर उनसे क्वेश्चंस किए जाते हैं। थर्ड इज़ डोर टू डोर सर्वे, जिसमें कि जो रिसर्चर होता है या जो सर्वे करने वाला इंसान होता है वो हर घर में जाकर हर इंसान से क्वेश्चंस पूछता है। सो दैट इज़ अवर डोर टू डोर सर्वे, जिसमें कि अ रिसर्चर गोज़ टू द रिस्पोंडेंट्स हाउस और वर्क प्लेस एंड हैंड्स ओवर द क्वेश्चनर टू हिम और हर। सो ये हमारे 3 तरह के सर्वेज थे स्टूडेंट्स जो कि क्वेश्चनर के थ्रू हम लोग कंडक्ट कराते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारी इंटरव्यू टेक्निक। इंटरव्यू टेक्निक क्या होती है? ये एक फ़ेस टू फेस कॉन्टैक्ट टेक्निक होती है जिसमें कि एक इंटरव्यूवर होता है जो कि इंटरव्यू लेता है और एक इंटरव्यूवी होता है जो कि इंटरव्यू देने के लिए आया हुआ होता है। तो अब जो इंटरव्यूवर है वो एक भी हो सकता है और एक ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकता है, लेकिन इसमें 2 इंसान इन्वॉल्व होते हैं, एक इंटरव्यूवर और इंटरव्यूई, और वो आमने सामने बैठकर फेस टू फेस क्वेश्चन आंसर का जो आपका एक पैटर्न है वो फॉलो किया जाता है और इंटरव्यूई से इंफॉर्मेशन ली जाती है। सो स्टूडेंट्स इसका फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, इट इज़ अ फेस टू फेस कॉन्टैक्ट टेक्निक ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन। तो जैसा कि हमने अभी देखा कि एक फेस टू फेस टेक्निक है। सेकेंड इज two persons interviewer, that is single or group of people, and interviewee, that is single, are involved in this technique. 2 persons होते हैं, एक इंटरव्यूवर और एक इंटरव्यूवी। इंटरव्यूवर एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन इंटरव्यूवी जो है वो सिंगल ही होता है और वो फेस टू फेस आमने सामने बैठकर क्वेश्चन आंसर का पैटर्न फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट्स, 2 टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज़। तो हमारे 2 तरह के इंटरव्यूज़ होते हैं स्टूडेंट्स, एक है स्ट्रक्चर्ड एंड स्टैंडर्डाइज इंटरव्यू, एक है अनस्ट्रक्चर्ड एंड नॉन स्टैंडर्डाइज इंटरव्यू। सो स्टूडेंट्स पहले देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर्ड एंड स्टैंडर्डाइज इंटरव्यू क्या होता है। इसमें होता है स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट, द इंटरव्यू इज स्ट्रक्चर्ड एंड स्टैंडर्डाइज इन एडवांस बिफोर पुटिंग अप टू द इंटरव्यू। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो इंटरव्यू है उसको पहले ही स्ट्रक्चर्ड कर लिया जाता है, उसको पहले ही प्लान कर लिया जाता है कि जो इंटरव्यूई आएगा उससे हमने ये क्वेश्चंस पूछने हैं या किस ऑर्डर में पूछने हैं या किस पैटर्न में पूछने हैं। तो ये हमारे स्ट्रक्चर्ड या स्टैंडर्डाइज इंटरव्यू में होता है जिसमें कि पहले ही इंटरव्यू की प्लानिंग कर ली जाती है। बी पॉइंट इज selection of appropriate question to be asked, order and sequence of questions etc is done beforehand। कि किस सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछने हैं, क्या क्वेश्चन पूछने हैं, क्या टाइमिंग होनी चाहिए, किस टाइम पे इंटरव्यूई को बुलाना है, ये सब चीज़ें स्टूडेंट्स ऑलरेडी प्लान कर ली जाती है एक स्ट्रक्चर्ड एंड स्टैंडर्डाइज इंटरव्यू में। और इसमें जो क्वेश्चंस प्लान्ड हैं सिर्फ वही इंटरव्यूई से पूछे जाते हैं, उसके अलावा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स अनस्ट्रक्चर्ड एंड नॉन स्टैंडर्डाइज्ड इंटरव्यू। इसमें क्या होता है
A point says the interviewer is free to ask any type of question to the individual. इसमें जो इंटरव्यूअर है वो पहले से क्वेश्चंस को प्लान करके नहीं आता, वो कोई भी तरह का किसी भी तरह का क्वेश्चन एक इंटरव्यूई से पूछ लेता है. ही मे गो टू एनी डेप्थ टू सीक इन्फॉर्मेशन, और वो कितनी भी गहराई तक क्वेश्चंस पूछता ही जा सकता है. उसकी कोई टाइम लिमिट फिक्स नहीं होती कि भाई हाफ एन आवर में इसका इंटरव्यू ख़त्म करना है या 15 मिनट्स में. नहीं, वो जितना मन चाहे उतने क्वेश्चंस पूछ सकता है. जितनी गहराई तक जाए उतनी गहराई तक एक इंटरव्यूअर जा सकता है. तो इसमें कोई भी पहले से प्री प्लान नहीं होता है. बी इज़ द इंडिविजुअल में ऑल्सो गो ऑन एलेबोरेटिंग हिज रिस्पॉन्स एंड गेट मोर अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ. अब जो स्टैंडर्डाइज इंटरव्यू होता है उसमें जो इंटरव्यूवी होता है उसको एक लिमिटेड टाइम पीरियड में लिमिटेड आंसर्स या रिस्पॉन्सेज देने होते हैं. लेकिन एक नॉन स्टैंडर्डाइज या अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में एक जो इंडिविजुअल है या जो इंटरव्यूई है वो भी कितना ही एलैबोरेट करके अपने आंसर को बता सकता है, जिससे कि उसको ज़्यादा मौका मिलता है अपने आप को एक्सप्रेस करने का. सो स्टूडेंट्स, ये हमारे 2 तरह के इंटरव्यू थे. अब आगे बढ़ते हैं. मेरिट्स ऑफ इंटरव्यू. पहले हम देख लेते हैं कि इंटरव्यू की मेरिट्स क्या हैं. फर्स्ट इज़ इट प्रोवाइड्स फेस टू फेस कॉन्टैक्ट. इसमें क्या होता है कि आमने सामने इंटरव्यूअर और इंटरव्यूवी बैठे होते हैं, तो एक फ़ेस टू फेस कॉन्टैक्ट बनता है दोनों में. सेकेंड इज़ आंसर्स ऑफ ऑल क्वेश्चंस आर ऑब्टेन्ड. लगभग जो भी क्वेश्चंस एक इंटरव्यूअर पूछता है उन सब क्वेश्चंस के आंसर जो है इंटरव्यूई देता है, तो लगभग हर एक क्वेश्चन का आंसर इंटरव्यूअर को मिल जाता है. थर्ड इज़ बाय इस्टेब्लिशिंग अ गुड बॉन्ड विद द इंडिविजुअल देयर इज़ वेरी लिटिल चांस ऑफ नॉट गेटिंग आंसर. जब एक इंटरव्यूई और इंटरव्यूअर के बीच में अच्छा बॉन्ड बन जाता है, एक अच्छी रेपो बन जाती है, तो उसके बाद जो इंटरव्यूवी है वो भी थोड़ा सा टेंशन फ्री हो जाता है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आंसर्स एक इंटरव्यूवी में से एक इंटरव्यूअर निकाल सकता है. सो ये कुछ मेरिट्स थे स्टूडेंट्स. अब हम देख लेते हैं कि इंटरव्यू के डी मेरिट्स क्या हैं. फर्स्ट इज़ बिहेवियर एंड रिस्पॉन्सेज ऑफ द इंडिविजुअल में नॉट बी नेचुरल. क्योंकि इंटरव्यूवी को पता है कि उसका इंटरव्यू हो रहा है, तो हो सकता है कि वो अपने नेचुरल रिस्पॉन्सेज ना दे और वो फेक रिस्पॉन्सेज दे. और जनरली पाया गया है कि एक इंटरव्यू में एक इंटरव्यूई कभी भी अपने नेचुरल रिस्पॉन्सेज नहीं देता है, कुछ ना कुछ बढ़ा चढ़ा के ही अपने आंसर्स देता है. सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं. इट नीड्स अ वेल ट्रेन्ड इंटरव्यूअर. तो एक इंटरव्यू को कंडक्ट करने के लिए एक इंटरव्यूअर जो है वो भी वेल ट्रेंड होना चाहिए. उसको पता होना चाहिए किस तरह से एक इंटरव्यूई के साथ अच्छा बॉन्ड बनाना है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछने हैं, किस तरह से एक इंटरव्यूई को टेंशन फ्री कराना है. तो एक ट्रेंड इंटरव्यूअर होना बहुत ज़रूरी है. सो ज़्यादातर देखा गया है कि जो इंटरव्यूअर है वो ज़्यादा ट्रेंड नहीं होते हैं. सो ये इसका एक डीमेरिट है. थर्ड इज़ कॉस्टली इन टर्म्स ऑफ मनी, लेबर एंड टाइम. सो स्टूडेंट्स, एक इंटरव्यू को कंडक्ट कराने के लिए बहुत सारी चीज़ों का अरेंजमेंट करना पड़ता है. एक रूम का अरेंजमेंट करना पड़ता है, एक टेबल का अरेंजमेंट करना पड़ता है, सामने एक चेयर का अरेंजमेंट करना पड़ता है, प्लस एक प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट का अरेंजमेंट किया जाता है. सो स्टूडेंट्स, एक तरह से देखा जाए तो इसमें मतलब टाइम भी बहुत कंज्यूम होता है, क्योंकि एक इंटरव्यूअर को अलग से टाइम निकालना पड़ता है किसी इंसान का इंटरव्यू लेने के लिए. सो हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है मनी, लेबर या टाइम के टर्म्स में अगर इसको देखा जाए तो. सो स्टूडेंट्स, ये हमारे डीमेरिट्स थे इंटरव्यू के. अब हम आते हैं स्टूडेंट्स इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर. जो भी आज हमने पढ़ा है उस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं स्टूडेंट्स. सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज़ फिल इन द ब्लैंक. एन ऑर्गेनिजम्स एक्सटर्नल रिएक्शंस टू इट्स एनवायरनमेंट इज़ कॉल्ड. सो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि एक ऑर्गेनिज्म का एक्सटर्नल रिएक्शन उसके एनवायरनमेंट में क्या कहलाता है. ए हैबिट, बी बिहेवियर, सी वर्क या डी अंडरस्टैंडिंग. So the correct answer is B, behavior. Question number 2 देख लेते हैं स्टूडेंट्स. Which of the following statement is or are true? अब हमने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट नीचे दी हुई 2 स्टेटमेंट्स में से ट्रू है. सो फर्स्ट इज बिहेवियर इज कंसर्न विद ओनली द कॉन्शियस सेगमेंट ऑफ ह्यूमन माइंड.
सो स्टूडेंट्स दिस इज़ फॉल्स, बिकॉज हमने पढ़ा था कि तीनों स्टेट ऑफ माइंड जो है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस, तीनों के साथ जो है बिहेवियर डील करता है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ फॉल्स क्योंकि इसमें लिखा है विद ओनली द कॉन्शियस सेगमेंट. सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं स्टूडेंट्स. बिहेवियर इंक्लूड्स ऑल टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ विच आर कॉग्निटिव एंड इफेक्टिव. सो दिस इज़ ट्रू स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने देखा था कि बिहेवियर में हर तरह की एक्टिविटी को हम लोग इंक्लूड करते हैं, चाहे वो मोटर हो, चाहे वो कॉग्निटिव हो, चाहे वो अफेक्टिव हो, किसी भी तरह की हो, हर तरह की एक्टिविटी बिहेवियर में इंक्लूडेड है. सो हम कह सकते हैं कि सेकेंड स्टेटमेंट ट्रू है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज ओनली 2. Question number third, students, fill in the blank. Observation makes use of dash to observe the behavior of an individual. Students, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ये जो स्टेटमेंट थी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. सो इसी तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में भी काफ़ी बार देखा गया है कि ऑब्जर्वेशन किस चीज़ का यूज़ करता है एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के लिए. सो ए इज़ माइंड, B is science, C is sense organs and D moral values. सो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि ऑब्जर्वेशन जो है वो सेंस ऑर्गन्स का यूज़ करता है. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सेंस ऑर्गन्स. क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू. सो हमने बताना है स्टूडेंट्स कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है. First statement says, in formal observation, the date, time and place of observation is already told to the person to be observed. Yes, it is true, क्योंकि हमने पढ़ा था कि formal observation में पहले ही एक जो इंडिविजुअल है या जिसको ऑब्जर्व करना है उसको बता दिया जाता है. डेट, टाइम या प्लेस या जो भी है इन सब का डेटा उसको ऑलरेडी दे दिया जाता है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ ट्रू. सेकेंड इज़ द इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन इज़ कैरिड आउट इन स्पॉन्टेनियस एंड नेचुरल वे. सो स्टूडेंट्स ये भी हमने देखा था कि जो इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन है वो सडनली की जाती है और एक नेचुरल वे में की जाती है. सो सेकेंड भी ट्रू है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2. सो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं स्टूडेंट्स. विच मेथड ऑफ स्टडिंग बिहेवियर इज फॉलोड टू स्टडी द इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर बिहेवियर और कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड टू अ ग्रुप ऑफ पीपल और पॉपुलेशन. सो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि एक ग्रुप ऑफ पीपल या एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन को अगर हमने पढ़ना है तो उसके लिए उनको ऑब्जर्व करना है, तो उसके लिए हमने कौन से मेथड को यूज़ किया था. ए ऑब्जर्वेशन मेथड, बी केस स्टडी मेथड, सी सोशियोमेट्रिक मेथड या डी सर्वे मेथड. सो स्टूडेंट्स हमने देखा था कि सर्वे मेथड में एक ग्रुप ऑफ पीपल को स्टडी किया जाता है. सो द करेक्ट आंसर इज डी, सर्वे मेथड. क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं स्टूडेंट्स. फिल इन द ब्लैंक. अ डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट विद सम सिस्टमैटिकली प्लान्ड क्वेश्चंस in the shape of a form where the respondents have to fill in their answers is called dash. So students हमने देखा था कि एक जो डिवाइस कह लो या एक इंस्ट्रूमेंट कह लो जिसमें कि डिफरेंट क्वेश्चंस लिखे होते हैं, सिस्टमैटिक वे में वो क्वेश्चंस लिखे जाते हैं जिसके कि आंसर जो है वो पॉपुलेशन से कलेक्ट किए जाते हैं. तो इस तरह का जो एक डिवाइस है या इस तरह का जो एक फॉर्म है उसको क्या कहा गया था, जिस पे कि क्वेश्चंस होते हैं प्लस आंसर्स पॉपुलेशन ने देने होते हैं. तो उस तरह के एक फॉर्मेट को क्या कहा गया था. ए इंटरव्यू, बी क्वेश्चन पेपर, सी क्वेश्चनएयर या डी रेटिंग स्केल. सो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि इस तरह के फॉर्मेट को क्वेश्चनएयर कहा जाता है. सो द करेक्ट आंसर इज सी, क्वेश्चनएयर. लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स. फिल इन द ब्लैंक. A face-to-face contact technique of collecting information from an individual is called dash. कि एक जो फेस टू फेस टेक्निक होती है कांटेक्ट करने की, जिसमें कि हम इंसान से आंसर्स कलेक्ट करते हैं या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उस टेक्निक को क्या कहा जाता है. ए ऑब्जर्वेशन, बी इंटरव्यू, सी क्वेश्चनिंग या डी सोशियोमेट्रिक. सो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि इस तरह की फेस टू फेस टेक्निक को हम लोग इंटरव्यू कहते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज बी, इंटरव्यू. सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.
और अगर आपको कोई भी डाउट है वीडियो में तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स छोड़ सकते हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। साथ ही स्टूडेंट्स, मैं फिर से बताना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो PDF फॉर्मेट में चाहिए है तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया गया है। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।